जय हिंद साथियों, नमस्कार। जो भी विद्यार्थी 2025 में बिहार बोर्ड का क्लास 12th एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो है इस वीडियो से आप 8 नंबर सियोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज लगभग 17 निबंध का टॉपिक बताने वाला हूं और साथ ही साथ उसका आंसर भी आपको बताऊंगा, और एकदम आम भाषा में, आसान भाषा में। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो इससे अगर प्रश्न आ रहा है, और आ नहीं रहा है, आएगा, एक जरूर रहेगा, तो आप सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। और कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक से ही आपको पता चल जाएगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे शैली में मैंने जो आंसर इसका तैयार किया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पढ़ने में अगर आप एक बार या दो बार रीडिंग कर देंगे तो उससे रिलेटेड आप अगर प्रश्न आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, पहला बसंत ऋतु, दूसरा है छात्र जीवन, तीसरा होली, चौथा दीपावली, पांचवा जो है महंगाई की समस्या, छठा जो है बेरोजगारी, और सातवां दहेज प्रथा, आठवां जो है पर्यावरण संरक्षण, और 9 नंबर जो है मेरे प्रिय कवि, 10 जो है समय का महत्व है, 11 जो है राजनीति और अपराध है, 12 नंबर महिला सशक्तिकरण है, 13 नंबर जो है वो कंप्यूटर है, समाचार पत्र है, 15 बाढ़ है, 16 नंबर नारी शिक्षा है, और 17 जो है वो देशभक्ति है। यानी हम लोग ये 17 जो है निबंध देखने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको विद्यार्थी जीवन में जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उनको जीवन में बहुत सारे सीख दे करके जाएगा। और अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको एक बार जरूर मोटिवेशन आपको जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहला जो है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु के बारे में अगर बात करें कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह ऋतु प्रकृति की सुंदरता और आनंद का प्रतीक है। भारत में यह ऋतु फरवरी और मार्च के महीने में आती है, और बसंत ऋतु में मौसम न अधिक ठंडा होता है और न अधिक गर्म होता है, बल्कि यह मनोहक और सुखद होता है। इस समय पेड़ों पर नई पत्तियां और फूल खिलते हैं, खेतों में सरसों के पीले फूल प्रकृति को स्वर्णिम आभा प्रदान करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो भी हमने ये निबंध दिया है ये बहुत ही आसान है, अगर हम पढ़ेंगे तो सुन करके आपको तो याद हो ही जाएगा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं कि इसको स्लाइड करके आपको दिखा दे रहे हैं और कुछ पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको हम बता देंगे, और एक बार हम बाद में थोड़ा सा समय निकाल करके आपको सबको रीड करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे बहुत अच्छे तरीका से लिखा गया है, और 250 शब्द तक ही, ज्यादा नहीं है। आप देख लो कि बसंत ऋतु जो है इतना ही में मैंने खत्म कर दिया है, और बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं, दूसरा क्या है, छात्र जीवन। तो छात्र जीवन क्या है भाई, तो आप पहले ही लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि छात्र जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा काल होता है। यह जीवन का वह चरण है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य के नींव रखते हैं, और यह काल ज्ञान अर्जन और चरित्र निर्माण और अनुशासन सीखने का समय है। और कहा भी जाता है जो गोल्डन पीरियड है वो स्टूडेंट लाइफ ही है, और इसी पीरियड में मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर पाते हैं। सिकंदर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, और ये निर्माण का जो समय है, भविष्य निर्माण का, वो विद्यार्थी जीवन काल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है हम अभी थोड़ी देर पहले ही बोले थे कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक टेलीग्राम का लिंक थोड़ी देर के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा, वहां से आप जा करके टेलीग्राम से जुड़ करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, आप एक बार अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे तो इसको भी अच्छे तरीका से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है होली। होली क्या है भाई, तो होली जो है भारत का एक प्रमुख त्योहार है। होली क्या है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। यह विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन यह विभिन्न समुदायों में एकता और भाईचारे का प्रतीक बन चुका है। होली रंगों का त्योहार है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खुशी मनाते हैं। यह त्योहार फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो प्राचीन हिंदू कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु के आगमन के संकेत है। ठीक है, तो ये बात आप लोग देख लीजिए, अच्छे तरीका से इस चीज को हमने लिखा है, बहुत कम शब्दों में इसको लिखा गया है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, दीपावली। क्या भाई, दीपावली। तो दीपावली पर भी जो लिखा गया है बहुत जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है, समझे अंकित। देखो इधर, दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। देखिए, कभी भी कोई निबंध आप लिखते हैं तो जो फर्स्ट जो स्टेंजा होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है, वही आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपने फर्स्ट स्टेंजे के अंदर, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो चेक करने वाला है उसको प्रभावित कर दिए तो आपको पूरा नंबर देगा। हालांकि उसको काटने का मौका रहता है। निबंध लिटरेचर के अंदर आप नंबर जो कितना अच्छा से लिखोगे उसको और बेहतर करने की उसके अंदर गुंजाइश होती है, ठीक है। लेकिन आप पहले ही लाइन जो है, पहला स्टेंजा जो है, पहला पैराग्राफ अच्छे तरीका से लिखोगे। तो हमने भी लिखा हिंदू दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराइयों से अच्छाई की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको आप लोग पीडीएफ तो हम टेलीग्राम के अंदर डाल ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है भाई, महंगाई की समस्या। सारे लोग जो है महंगाई की समस्या से जो है उलझ रहे हैं। महंगाई जो है हमारे लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण समस्या है, ठीक है। चलिए, तो महंगाई आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करती है। महंगाई से अमीर गरीब स्त्री पुरुष सारे लोग जो है प्रभावित है। महंगाई का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि से है। इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी की जीवन शैली पर पड़ता है और रोजमर्रा के जरूरतें जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो मनुष्य के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। आवास, परिवहन की कीमत जो है लगातार बढ़ने से क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। तो इसको बहुत अच्छे तरीका से लिखा गया। महंगाई के कारणों में कई कारण शामिल है। सबसे प्रमुख कारण जो है कच्चे माल की बढ़ोतरी। मतलब बहुत तरीके से अच्छे तरीका से इसको लिखा गया है। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है वो भी हमारे लिए एक भारत के विकास में, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधा है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना चाहिए कि बेरोजगारी है क्या, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी आज के समय के गंभीर समस्या बन गई है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में युवाओं के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। बेरोजगारी का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा है और क्षमता रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा है, उस काम करने की ताकत, शक्ति भी है, क्षमता भी है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता है, इस स्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी। कहते हैं यह समाज के आर्थिक विकास में रुकावट है। आर्थिक विकास, जो रुपये पैसे की जो आमदनी है उसमें विकास में क्या है, रुकावट है। रुकावट डालने के साथ साथ व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके मानसिक रूप से जो है उस पर दबाव रहेगा, परेशानियां रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीका से इसको भी मैंने लिखा है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप इसको देख लो, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और टेलीग्राम से जा करके इसके जो है इसको डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ लो, और प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल लो। और विशेष और भी अच्छे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर क्या है भाई, 8804591897। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विशेष नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है भाई, दहेज प्रथा। आज जो है अभी लगन जो है 16 तारीख से बाद खत्म ही हो गया है, जैसे खरवास चढ़ गया है। लेकिन दहेज जो है आप सबके लिए, हमारे समाज के विकास में बहुत बड़ा बाधा के रूप में है। लेकिन हर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको छोड़ने का कोई नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आदला के बादला बदले बनी तलेम ना ना, ये सब बात आप समझ रहे हैं बात को। तो बहुत तरह की बातें हैं, तो इस पर अलग से हम बात करेंगे। दहेज प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है, मेरे अंदर भी एक आइडिया है, उसको शेयर कर सकते हैं। हम भी महान व्यक्ति हैं समझे, लेकिन नहीं बताते हैं लोगों से। चलिए
ये मजाक के लिए मैंने कह दिया, लेकिन सच में महान है, समझे। चलिए मान लेते हैं दूसरा कोई नहीं कहता तो हम ही कह देते हैं, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब, पहले अपने आप अपने बारे में खुद पॉजिटिव रहिए, बाद में लोग पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए, दहेज प्रथा, और ये आपके एग्जाम के समय में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव माइंडेड रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सकारात्मक रखिए। मैं कल जो है, एक छात्र ने बोला कि सर चैट जीपीटी से बात किया जा सकता है, गूगल से बात किया, तो मैंने उसको गाली भी दिया, लेकिन उसने मेरे को पलट करके गाली नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे को गाली दो, उसने गाली नहीं दिया। तो आप हमेशा पॉजिटिव माइंड रहिए। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, तो अगर आप सभ्य हैं तो उसको सकारात्मक जवाब दीजिए, कभी नकारात्मक जवाब देने का प्रयास न कीजिए। मैं कभी इस पर भी बात होगी। चलिए, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं दहेज प्रथा, दहेज प्रथा भारत, अब दहेज प्रथा जो है भारतीय समाज में एक गंभीर और पुरानी समस्या है। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। यह प्रथा विवाह के समय लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार को धन सामान या अन्य उपहार देने की परंपरा है, ठीक है। तो ये परंपरा जो है उपहार देने तक तो ठीक है, लेकिन डिमांड करना वो ठीक नहीं है। हालांकि यह प्रथा समाज में एक समय आवश्यकता के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ यह एक सामाजिक बुराई बन गई। दहेज की मांग कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि इससे परिवार के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, और कई बार तो यह जीवन के लिए घातक भी साबित हो जाती है। आप देख ही रहे कि दहेज के वजह से बहु बेटियां जो है, जो अपने ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं, हत्याएं की जाती है, जो कि सरासर गलत है। इस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन हम लोग +2 के लिए जब बात कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीका से इन सबको लिखा गया है, ठीक है। आप इसका PDF जरूर ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां से जाकर के डाउनलोड करके PDF निकाल लीजिए और उसको पढ़िए। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण। ये भी हमारे लिए ग्लोबली ये समस्या है, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना और उन्हें बचाना, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर सके। और पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें वायुमंडल, जल, मृदा, वनस्पतियां, जीव जंतु और अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण, जलवायु, एक एक करके हम बाद में आपको पूरे तरीका से सबको पढ़ करके समझाएंगे। लेकिन अभी हमने आपको एक छोटा सा मैंने जागरूक करने के लिए दिया है कि निबंध पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, और PDF से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। हम एक बार सबको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेते हैं और अच्छे तरीका से सुन लेंगे, तो उसके इर्द गिर्द हम भी बहुत सारे बात बताएंगे, जहां से आपको याद करने में आसानी होगी, और उससे भी आसान होगा वहां पर लिखना। जब बहुत सारे बातें इसके बारे में जाने रहिएगा तो कुछ बात भूल जाइएगा, तो कुछ ना कुछ तो बात याद रहेगी ना, तो लिख सकते हैं। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई, मेरे प्रिय कवि या लेखक। तो मैंने चाहा कि आप कहीं पर भी देखोगे तो अलग अलग नाम आ जाएंगे, लेकिन मैंने क्या किया कि आप ही के पाठ का एक लेखक का नाम ले लिया। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो मेरे अच्छे लेखक हैं और हमारे पाठ के हैं, इसलिए हमने इनको रखा। और मेरे को लगता है कि जब मेरे प्रिय है तो आप सबके भी प्रिय हो सकते हैं। और हालांकि बोर्ड एग्जाम वाला आपका प्रिय है कि नहीं है, और उसने कहा है तो इसको लिख दीजिएगा, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपके प्रिय है कि नहीं है, लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से सबके प्रिय है। मेरे प्रिय कवि या लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। वे हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक और चिंतक थे। उनका साहित्य भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में, और दूसरा रीजन था कि ये बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। बहुत सारे जो लेखक है हमको उत्तर प्रदेश के तो मिल ही रहे थे, और मैक्सिमम लेखक जो आपके पुस्तक में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों नहीं बिहार के ही किसी लेखक को लिया जाए, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो अच्छे तरीका से। और ये पाठ का है तो जन्म मृत्यु तो आपने याद किया ही होगा हिंदी के एग्जाम देने के लिए, तो कुछ ना कुछ आप इनके परिचय देखे होंगे ना। हिंदी में +12 के हिंदी में आप देखते हो कि कोई भी पाठ स्टार्ट होता है तो पहले जीवन परिचय हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे कुछ बातें याद होगी आपको। बिहार के बेगूसराय जिले के सहमल गांव में हुआ था। वे न केवल कवि थे बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनका काव्य जीवन संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ था, और उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। और दूसरा रीजन था कि उनके जो कविताओं में जो है राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्यों स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, इसलिए मैंने चाहा कि
इन्हीं को मेरे प्रिय कवि के रूप में आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, आप इसको अच्छा से जरूर पढ़ेंगे। और मैं कई बार आपको बोला कि जाकर के टेलीग्राम से, क्योंकि कोई हो सकता है कोई लड़का भगा करके देख रहा होगा तो मेरी बात सुन ले कि भाई टेलीग्राम में जाओ, नहीं, हम लोग के पास इतना समय नहीं है लड़कों के पास की पूरा वीडियो देखे। चलो अब बात करते हैं समय का महत्व। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि अभी जो समय है इस समय में भी तहलका मचाया जा सकता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और अभी जो है लगभग 1 महीना से ज्यादा आपके पास समय है। 1 फरवरी से जो है आपका एग्जाम है, 1 फरवरी से पहले तक का बीच का जो समय है, इसमें अगर आप इस समय को सुनियोजित तरीका से, सही ढंग से, सही तरीका से इस्तेमाल किए तो आपका रिजल्ट जो है एक प्रशंसनीय हो सकता है और आपके लिए गौरव, और आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और बिहार के लिए गौरव बन सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, समय है। और समय जो है अनमोल है, बेशकीमती है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। हम इसको पढ़ते हैं। समय जो है मानव जीवन का सबसे अमूल्य और सीमित साधन है। ये तो आप इसका यूज करो या नहीं करो, ये तो निरंतर गतिशील है, ये तो खत्म होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप करो। इससे न तो खरीदा जा सकता है और ना ही इसे वापस लाया जा सकता है, लौटाया जा सकता है। समय का सही उपयोग हमारे जीवन को सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, जबकि इसके गलत उपयोग जीवन में निराशा, असफलता का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति समय का सही तरीका से उपयोग नहीं करते हैं उनके जीवन में निराशा, असफलताएं सामने आती है। तो इसका सही तरीका से इस्तेमाल करना चाहिए। समय को गंवाने का कोई भी अवसर नहीं होता है, समय को गंवाने का कोई भी अवसर नहीं होता है, क्योंकि एक बार समय चला जाता है तो वापस नहीं आता है। इसलिए समय को आप गंवाइए नहीं, फिजूल में खर्च मत कीजिए। आता है इसके बर्बाद करना किसी भी व्यक्ति के लिए घाटे का सौदा है। अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आपके लिए घाटे का सौदा है। यह समय का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। मैंने बोला था कि लास्ट के समय में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत माने बारीकी से आपको ध्यान देना चाहिए। रिवीजन प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं 2 बात कहना चाहूंगा। अभी लास्ट के जो समय है इस पर आप रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट से बहुत आपके नंबर में ग्रोथ आ सकता है और अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं। और जीवन जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने का है, और आपको समय से ज्यादा कुछ सिखाने वाला कोई नहीं है। समय बदलेगा, ऑटोमेटिक आप मैच्योर होते जाइएगा, आपके जीवन में जिम्मेदारी आते जाएगी, आप संभलते जाइएगा। तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी अब रिजल्ट लाना चाहते हैं तो अभी दिन रात एक कर दीजिए। और पागलों ने ही इतिहास रचा है तो थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा, समझे। नॉर्मल बनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त तरीका से लिखा गया है, इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि जो भी इसके अंदर आंसर लिखे गए हैं ये बहुत बेहतरीन तरीका से सजा कर लिखा गया है, ताकि आपको याद करने में और इसको लिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना लगे। और साथ ही साथ अगर आप पढ़े तो आपको याद हो जाए। नहीं तो लेंदी तो बहुत है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीका से आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए उसके बाद क्या है, राजनीति और अपराध। ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है कि आज के समाज में जो है हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र जो है, मैंने बहुत सारे महान लेखकों ने कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, बहुत तरह की बातें हैं। और आपके सामने भी लोकतंत्र के 2 पहलू है, एक अच्छाई भी है, एक बुराई भी है। तो दोनों पहलू आपको समाज में देखने को मिल रहा है। राजनीति और अपराध एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। और आप एक छात्र हैं तो आपके अंदर इतनी तो समझ अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति होनी ही चाहिए, समझ होनी ही चाहिए। आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके गांव समाज में क्या चल रहा है और किस तरीका से इसको सुधारा जा सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। अगर एक अच्छे छात्र हैं तो आप इन सब पहलुओं पर भी आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। केवल आप किताबी कीड़ा मत बनिए, सामाजिक दृष्टिकोण से एक सामाजिक संसाधन बनने का प्रयास कीजिए। आप समाज के लिए आप क्या दे सकते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा कीजिए और ऐसा एक संसाधन बनने का प्रयास कीजिए कि आप समाज को आगे लेकर के जा सके। तो इसकी बात करते हैं भैया। राजनीति और अपराध का संबंध गंभीर मुद्दा है जो समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देता है। राजनीति जगत में अपराधियों का प्रवेश आप देख ही रहे हैं। हर पार्टियां जो है, जो मुंहजोर है, मुंहजोर समझते हैं, वो तो मुंहचोर है, वो मुंहजोर। तो मुंहजोर बनने के लिए आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। आप समाज में है
तो आपको लोग जाने तो अच्छा काम करना पड़ेगा, खूब अच्छा काम करना पड़ेगा, नहीं तो खूब बुरा काम करना पड़ेगा। और राजनीति में जो है मैक्सिमम लोगों की जो प्रवेश है, एंट्री है, वो सारे लोग किसी न किसी माफिया बैकग्राउंड, किसी न किसी माने अलग तरीके से चीजों में संलिप्त रहे हैं। तो ये चीजें जो है हमारे राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अच्छे लोगों के राजनीति में आ नहीं पाएंगे और अच्छा लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारे देश का जो अच्छे तरीका से विकास नहीं हो पाएगा। तो वही कर राजनीति जगत में अपराधियों का प्रवेश समाज की सुधार और संविधान के मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपराधियों को टिकट देना और उन्हें चुनावी मैदान में उतारना लोकतंत्र की गंभीर विडंबना है। एक तरफ आकर के जो पार्टी के जो प्रमुख हैं वो अलग तरीके जनता से वादा करते हैं, अपने पार्टी को स्वच्छ चित्रण के बारे में बताते हैं कि वो अच्छे पार्टी है, और दूसरे तरफ टिकट की जब बात आती है तो ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके कथनी और करनी से बिल्कुल अलग है। कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। भारत में कई बार देखा गया है कि अपराधी राजनीतिज्ञ बन जाते हैं या राजनीतिक पदों का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोग राजनीति का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं और कानून को ठेंगा दिखाते हैं। इन अपराधियों द्वारा किए गए काले कारनामों से न केवल जनता की सुरक्षा प्रभावित होती है बल्कि इससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है। राजनीति में अपराधीकरण का मुख्य कारण वोट बैंक की राजनीति है और चुनावों में पैसे की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल है। जब राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं तो समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर होती है। समाज में अपराध और राजनीति के इस मिला जुला प्रभाव को समाप्त करने के लिए कड़े कानूनों और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। आप समझो, एक आप सिंपल आप किरानी बनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन आप एक देश का बागडोर आपके हाथ में, किरानी एक ऑफिस संभालना है, एक ऑफिस संभालना है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन एक राजनेता आप बनना चाहते हैं उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए कि अच्छे लोग हमारे राजनीति में प्रवेश करें और उसका भी मापदंड होना चाहिए और चुनावी खर्चों को कम करना चाहिए। तब आम लोग चुनाव में प्रवेश कर पाएंगे और चुनाव जीतने की संभावनाएं होगी। आज तो चुनाव में जिस पार्टी के पास जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा पैसा खर्च करता है, और हालांकि उसका भी गलती नहीं है, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को भी कमी है। अब एक गधा खरीदने जाओगे तो 20-22 हजार का मिलेगा, लेकिन 2 पैर वाला जो गधा है वो 500 में खरीद लेता है लोग। नहीं, हम जो बात कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी मुद्दा है, बहुत तरह के मुद्दा है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया है और आपको बहुत सीख देगी। इत्मीनान से आपको पढ़ना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के जो भूमिका है, विद्यार्थी कौन है, ये सब आपको अपनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद जो है लास्ट हम बात करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण। लास्ट नहीं है, और भी है। महिला सशक्तिकरण जो है ये भी हमारे लिए एक गंभीर समस्या है। आए दिन आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमारे समाज में घटित है जो अकथनीय है, जिसकी बहुत निंदा की जा सकती है। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना, ताकि वो अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय ले सके और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना है, महिलाओं की स्थिति को सुधार करना है। प्राचीन काल से ही महिलाओं को समाज में कमतर आंका गया है, माने उनको कम आंका गया है और उन्हें पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ यह स्थिति बदलने लगी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य क्षेत्र और राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज महिला सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप महिलाएं खुद को समाज में स्थापित कर रही है। उदाहरण के लिए आज महिलाएं न केवल घर के कार्यों में बल्कि प्रशासन, विज्ञान, खेल, राजनीति आदि में भी अपनी पहचान बना रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। जब महिलाओं को शिक्षा मिलती है तो वे अपने अधिकार और कर्तव्य को समझती है। और इसके अलावा महिला सुरक्षा और समान वेतन की दशा में भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। मैंने बहुत बेहतरीन तरीका से लिखा गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, अभी देख लो आप अपने घर पे बैठ करके अच्छे तरीका से एजुकेशन ग्रहण कर सकते हो। सुदूर अच्छे शिक्षक से आप पढ़ पा रहे हैं, उसका भी जो है कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में आपको जानना चाहिए और लिख सको, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। अगर नहीं लिख पाते हैं और किसी भी चीज पर जो टॉपिक दिया गया है अगर आप खुद से निबंध नहीं लिख पाते हैं और इंटर के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा में कमी है और उसको सुदृढ़ करना चाहिए। मजाक में पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उसको गहन से अंदर से अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है।
कंप्यूटर कंप्यूटर आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हथियार माना जा सकता है और उपयोगी तकनीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसने हमारे जीवन को सरल और तेज और अधिक व्यवस्थित बना दिया है। कंप्यूटर का विकास 20वीं सदी में हुआ था और अब यह शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, शिक्षा में भी इसका उपयोग हो रहा है। बहुत बेहतरीन तरीका से इसको भी लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरे नंबर पर, अभी अगर मान लेते हैं अभी कोई लास्ट में आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको नोट्स मिले तो उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पे कॉल करना होगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉल कर लीजिए। और इसके लिए कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसके नोट्स के लिए आपको पे करना पड़ता होगा। समाचार पत्र, ये भी हमारे समाज के लिए, ये जो स्तंभ है समाज के शुद्धिकरण के लिए, समाज के विकास के लिए, लेकिन हालांकि इसका भी कई रूप समाज में देखने को मिल रहा है। जो भी समाचार पत्र है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जो है दलाल बन करके रह गए हैं, राजनीतिक पार्टी का एक उसके शरण में चल रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। समाचार पत्र जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अच्छे बुरे को अच्छे बुरे समाचार जो है, स्थिति जो है उस समाज को मूल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि ये जो है अच्छे तरीका से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, घटना को किसी पार्टी के लिए बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो समाचार पत्र समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण है। ठीक है, ये हमारी दुनिया भर के घटनाओं और तथ्यों से अवगत कराते हैं। समाचार पत्रों का महत्व अत्यधिक है क्योंकि वे हमें समय की जानकारी देने के साथ साथ समाज में घटित होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम न केवल देश विदेश की खबरें जान सकते हैं बल्कि साहित्य, कला, राजनीति, विज्ञान, खेलकूद, मनोरंजन और आर्थिक स्थिति से भी परिचित हो सकते हैं। ये हमें नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को, समाज में हो रहे बदलाव के बारे में जागरूक करते हैं। समाचार पत्रों में खेल, संपादकीय, समाचार विज्ञान और फीचर लेख जैसे विभिन्न स्तंभ होते हैं। तो बहुत तरह से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं। अतः समाचार पत्र जो है समाज की आवश्यक जानकारी और शिक्षा का प्रमुख स्रोत है, जो हमारी सोच और दृष्टिकोण को क्या करती है, व्यापक बनाती है। समाचार पत्रों से ही आपको पता चलता है कि आपके देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो जरूर इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है बाढ़। बाढ़ क्या है? तो ये बाढ़ भी बिहार के विकास में अभिशाप है। बिहार के पिछड़ेपन का भी कारण बाढ़ है। ठीक है, क्या बाढ़ जो है, नीदरलैंड का नाम आपने सुना होगा। नीदरलैंड ने समुद्र के पानी के रास्ता को मोड़ सकता है और बिहार जो है बाढ़ के पानी को नहीं मोड़ सकता है। तो इसके पीछे भी राजनीति है। वो चाहते हैं कि अगर बाढ़ की जो समस्याएं है वो खत्म हो जाएगी तो जो सालों साल राजनेताओं को कमाने का मौका मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन हमको अगर आएगा बाढ़ में लिखने के लिए तो बाढ़ पर लिखा जा सकता है, उसके समस्याओं के बारे में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यही हथियार है और इसमें सुधार लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए हथियार है। आप पढ़ लिख करके एक अच्छा नेता और एक अच्छा जो है प्रशासनिक विभाग में आप काम करिए तो आप कुछ सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा और ये सबसे बढ़िया हथियार है, आप समाज में सुधार ला सकते हैं शिक्षा के बल पे। ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो कह रहे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल, जो अत्यधिक वर्षा, नदियों के उफान और जल स्तर के बढ़ने के कारण होती है। यह जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण अधिक तीव्र होती जा रही है। बाढ़ का प्रभाव सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन शैली, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर फसल संपत्ति, घर नष्ट हो जाते हैं। जल भराव से जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और स्वास्थ्य संकट भी पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं आने जाने का रास्ता ठीक नहीं रहेगा तो आप हॉस्पिटल में कैसे पहुंच पाइएगा। बहुत तरह की बातें हैं, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद नारी शिक्षा। नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण लगभग एक जैसे है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो लिख सकते हैं। तो नारी शिक्षा समाज के विकास और समृद्धि में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सशक्त और शिक्षित नारी ही समाज में बदलाव ला सकती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनको सबसे ज्यादा जो है समय व्यतीत करते हैं अपने माँ के साथ, अपने बहन के साथ। अगर वो शिक्षित है तो उसको अच्छे से शिक्षित कर सकती है। वो संस्कारी है, संस्कार से भरी है, तो अपने बच्चों को भी संस्कार
से भर सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। महिलाएं जो है एक परिवार नहीं 2 परिवार को संभालती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है नारी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे सकती है। जब नारी को शिक्षा मिलती है तो वह न केवल अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकती है बल्कि समाज की प्रगति में भी भागीदारी बन सकती है। और भारत में नारी को पहले केवल घरेलू कामों तक सीमित रखा गया था, लेकिन समय के साथ यह सोच बदली है और बहुत सारा तरह का चेंजेज हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट, देशभक्ति। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। तो ये लास्ट टॉपिक जो है वो देशभक्ति है। कम से कम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए तो आपको अच्छे से शिक्षित होना पड़ेगा, अच्छे से आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तो कहूंगा कि आप खुद के प्रति अगर आप खुद ईमानदार हो जाते हैं ना तो बहुत तरह की जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएगी। पहले तो मेरे को लगता है कि 80% ऐसे लोग हैं जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने आप से सच नहीं बोल पाते हैं। अपने आप की सामना कीजिए कि क्या आप थे और क्या कर रहे हैं, कथनी और करनी जो है आपका मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। इन सब चीजों पर अगर विशेष ध्यान दीजिएगा तो हमारे देश के विकास के लिए भी ठीक है। तो देशभक्ति के लिए मैंने अभी कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपको समझना होगा कि देशभक्ति होती क्या है, देशभक्त आप कैसे बन सकते हैं। इसको मैं पूरा पढ़ने वाला हूं कि देशभक्ति एक ऐसा अनमोल गुण है जो प्रत्येक नागरिक के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा को जागृत करता है। यह केवल शब्दों या आदर्शों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों, विचारों और जीवन की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। देशभक्ति का अर्थ सिर्फ तिरंगे को सलामी देना, यह राष्ट्रगान गाना नहीं है, बल्कि इसका असली रूप तब सामने आता है जब हम अपने देश के विकास, उसकी संस्कृति और उसकी समृद्धि के लिए कुछ सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहा जाता है कि जो मनुष्य है ये क्या है, एक संसाधन है। तो उसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वाहन करना पड़ेगा। आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वाहित करेंगे तो आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो भारत एक विशेष विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके बावजूद देशभक्ति हमें एकता और अखंडता का संदेश देती है। हमें अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र के लिए समर्पण, त्याग और मेहनत की भावना को बढ़ा देता है। हमें अपने राष्ट्र के गौरव को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए और राष्ट्र की समस्याओं को हल करने में भागीदारी करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि आपके देश में, आपके राष्ट्र में कोई समस्याएं हैं और उसका समाधान आपके पास है और या समाधान में कुछ योगदान दे सकते हैं तो जरूर योगदान दे। महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमें उनके योगदानों को याद रखते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। देशभक्ति का असली रूप तब होता है जब हम अपने देश को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने में मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। अब निष्कर्ष यही निकलता है भाई, निष्कर्ष क्या है, तो देशभक्ति हमें अपने कर्तव्य को निभाने और दूसरों के प्रति सम्मान रखने और अपने देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देती है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएं और इसके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को सच्चे अर्थों में दिखाएं, ठीक है। तो मैं इसी के साथ कहूंगा कि जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का नाम हो। और इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर दुनिया में बढ़ानी है शान तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। इसी के साथ आज की इस क्लास को अब यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।